रिएक्शन याद किया, याद ही नहीं हो रहा है, रिएक्शन भूल जा रहे हैं बार बार। अरे बेवकूफ़ हूँ, लाखों रिएक्शन है, कैसे याद कर पाओगे? हाँ, 2-4 रिएक्शन होता है याद कर लेते, लाखों रिएक्शन है नहीं याद कर पाओगे। हाँ, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो लाखों रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रिएक्शंस करना सीख जाओगे। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले 2 चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, 2 चीज़ें पढ़नी बहुत जरूरी हैं, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 2 चीज़ें कौन सी? एक तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी रिएक्शन मैकेनिज्म। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहचानेंगे कि कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कौन से कंपाउंड क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई कंपाउंड दूसरे के साथ कोई भी केमिकल दूसरे केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है और रिएक्शन कैसे अकर करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एल्कोहल हुआ, एमाइड हुआ, ईस्टर, ठीक है, एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, कैसे अकर करता है, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म में। और ये कंपाउंड को पहचानना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बेसिक सी चीज़ें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं जीओसी। मोस्टली क्या होता है, टीचर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते ही नहीं है, डायरेक्ट आ जाएंगे हाइड्रोकार्बन पे, हाइड्रोकार्बन पढ़ लो, हाँ, हेलो एल्केन पढ़ लो, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एमाइड, एसिड। ठीक है, तो ऐसे कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा जब तक हमको उसका बेसिक नहीं पता होगा, जब तक रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है हमको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तब तक हमको समझ में आने वाला नहीं है। यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 99% स्टूडेंट का ऑर्गेनिक जो होता है पोर्शन बहुत वीक होता है। बोलते हैं सर इन ऑर्गेनिक मेरा बड़ा स्ट्रांग है, मेरा फिजिकल बड़ा स्ट्रांग है, ऑर्गेनिक नहीं हो पा रहा है। वजह सिर्फ यही है कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपको पता ही नहीं है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है, कौन सा केमिकल किस केमिकल के साथ में किस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है। और ये चीज़ रट्टी नहीं जाती, ये चीज़ें सीखी जाती हैं, जो कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू सीख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और वो भी किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। क्लियर? अब डिग्री क्या होता है समझते हैं। डिग्री के बेसिस पे कार्बन को 4 डिग्री में बांटा गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। क्लियर? 1 डिग्री कार्बन के पास में हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। क्लियर? समझते हैं कि एग्जांपल से, जैसे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। कार्बन हो या कोई भी एलिमेंट हो, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या पूरा करता है? ऑक्टेट पूरा करता है। इनऑर्गेनिक जब पढ़ाएंगे वहाँ पे सारी चीज़ें सीखोगे कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करता है? ऑक्टेट को पूरा करता है। अगर ऑक्टेट को नहीं पूरा करता है तो वो एलिमेंट कैसा है? अनस्टेबल है। और अनस्टेबल एलिमेंट क्या करता है? रिएक्ट करता है दूसरे के साथ में, बॉन्डिंग करेगा, बॉन्ड बनाएगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा ताकि वो स्टेबल रह सके। क्लियर? तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p2। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितने? 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? एस में तो एक ही ऑर्बिटल होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन फुल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये। पी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? पी में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने इनके पास? 2 ही है। कितने की कमी है? 4 की कमी है। इसका मतलब कार्बन अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन अभी कितना बॉन्ड बनाया है? 1 बनाया है। इसका मतलब कि इसके पास अभी 3 बॉन्ड और हैं। वो किसके साथ हैं? हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? कार्बन 1 बॉन्ड बनाया तो कार्बन किस डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का हो गया। और कार्बन अगर 1 डिग्री का हुआ तो उसके पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। आई होप आप समझ में आया होगा। 2 डिग्री है, जैसे कि ये 2 बॉन्ड बना रखा है तो हाइड्रोजन इसके पास कितने होंगे? 2 होंगे। क्यों? क्योंकि 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। तो हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 1। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 0। 4 डिग्री, 4 बॉन्ड बना ही रखा है, उसके पास किसी भी हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, अब बात आती है सर कैसे पहचानेंगे कौन सा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। क्लियर? एक एग्जांपल से समझेंगे। CH3, CH2, CH, CH3, CH3। क्लियर? हमने क्या बोला? हाइड्रोजन 3 है तो इसका मतलब वो कार्बन किस डिग्री का है? 1 डिग्री का है। हाइड्रोजन 3 है तो कार्बन किस डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का हो गया। किस डिग्री का? 1 डिग्री का। हाइड्रोजन 2 है, किस डिग्री का? 2 डिग्री का। हाइड्रोजन 1 है, 3 डिग्री का। हाइड्रोजन 3 है, 1 डिग्री का। हाइड्रोजन 3 है, 1 डिग्री का। अच्छा, तो सर बात आती है कि ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री।
क्लियर। तो रिएक्टिव कौन सा होगा इसमें, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 2 डिग्री वाला होगा, 3 डिग्री वाला होगा या फिर 1 डिग्री का होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये आर्डर है रिएक्टिविटी का, कार्बन की रिएक्टिविटी का आर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्लियर। कार्बन की रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अच्छा सर, तो 1 डिग्री तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन ऐसे हैं जो कि 1 डिग्री हैं, तो हम किसको रिएक्टिव ज़्यादा मान लेंगे। उसके लिए क्या होगा कि अगर डिग्री सेम हो जाए, अगर डिग्री सेम हो जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि रिएक्टिव कौन सा होगा। तो जिस कार्बन पे बल्कि ग्रुप मैक्सिमम होंगे, जिस कार्बन पे क्या होंगे, बल्कि ग्रुप मैक्सिमम होंगे। बल्कि ग्रुप को और क्या बोलते हैं, स्टेरिक ग्रुप, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ कार्बन्स। जिस कार्बन पे नंबर ऑफ कार्बन्स ज्यादा होंगे वो कार्बन क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। क्लियर। इतना नोट डाउन करो, देन आगे देखते हैं। पॉज करके छाप लिया करो, छाप छाप। ओके। हमने क्या बताया कि अगर डिग्री सेम हो जाए, जैसे कि एग्जांपल ये कोई एक कंपाउंड है, क्लियर। अब सर बात आती है कि यहाँ पे जो कार्बन है, अच्छा ये तो पहचानते ही होंगे कि जो भी कॉर्नर होता है वहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। जैसे कि बात करें बेंजीन की, तो ये कार्नर जो हैं, ये कार्नर, ये कार्नर, ये कार्नर, ये 6 कार्नर हैं, तो इसमें कितने कार्बन हैं, कार्बन कितने हैं, 6। क्लियर। अगर बात करें इसकी तो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, कॉर्नर 3, तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। बात करें इसकी तो यहाँ पे कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। ओके। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे इस क्लोज चेन में कितने, क्लोज चेन स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है। क्लियर। अब ये कार्बन से सर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो लगे हुए हैं, इसके पास एक ही बॉन्ड इंटरनल है जो कि हाइड्रोजन से लगा होगा, तो हाइड्रोजन तो इसके पास सर एक ही है, ठीक है। चलो ठीक है, हाइड्रोजन को भी हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है सर, ये भी 3 बॉन्ड है तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन जो है यहाँ पे, ये 3rd डिग्री का, ये भी कार्बन क्या होगा, 3rd डिग्री का। तो सर अब कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो अभी हमने क्या बताया कि जब डिग्री सेम हो जाए तो रिएक्टिविटी उस कार्बन की ज्यादा होगी जिसपे नंबर ऑफ कार्बन्स ग्रुप ज्यादा होंगे, या फिर बल्कि ग्रुप ज्यादा होगा, या फिर स्टेरिक ग्रुप ज्यादा होगा। सबका एक ही अलग अलग नाम है बट है एक ही चीज, CH3। ये एज ए बल्कि ग्रुप, एज ए स्टेरिक ग्रुप, एज ए कार्बन चेन, और यहाँ पे भी CH2 CH3 ये भी एज ए ग्रुप वर्क कर रहा है, ठीक है। डिग्री सेम है बट क्या है, बल्कि ग्रुप डिफरेंट है, इसका वेट ज़्यादा है, हायर बल्कि ग्रुप है, हायर स्टेरिक ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी इस कार्बन का क्या होगा, इसको मान ले A, इसको मान ले B, तो रिएक्टिविटी किसकी होगी, A की ज़्यादा होगी, किससे, B से। आया समझ में। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इस कार्बन को C मान लिए, कॉर्नर है तो कार्बन होगा। अब बात करते हैं कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो क्या करना है हमें, सिंपली पहले तो डिग्री देखेंगे, डिग्री तो सेम है क्योंकि हाइड्रोजन एक ही एक है, तो अब किस पे क्या देखना है हमको, बल्कि ग्रुप देखना है। तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप देखिए 4 कार्बन का, यहाँ पे 2 कार्बन का, यहाँ पे 1 कार्बन का, तो हैवी कौन सा है, 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का है तो B मोस्ट रिएक्टिव, देन A, देन C। ओके। अब सर आखिर वेट बढ़ने से रिएक्टिविटी क्यों बढ़ जा रही है, अरे जब देखो वेट बढ़ेगा तो इस कार्बन पे टेंशन बढ़ेगा, इस बॉन्ड पे टेंशन बढ़ेगा, इस बॉन्ड पे टेंशन बढ़ने की वजह से ये बॉन्ड क्या करेगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड जब नया पुराना ब्रेक हो जाता है, जब पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तभी तो नया बॉन्ड बनता है, इसीलिए बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड दूसरे के साथ बना लेगा और ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। ओके, छाप लीजिए। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑन द डिग्री हो गया, अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, नया टर्म आ गया, अरे कुछ नहीं होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब चाहे वो एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, एसिड हो,
एमाइडो, कुछ भी ऐसे के सारे जितने भी हैं ऑर्गेनिक के ग्रुप वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी कार्बन को क्लासीफाई किया गया है। अगर कोई एक मान लेते हैं ये एक चेन है, ये क्या है, चेन है, क्लियर। यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया, एल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया, क्लियर। अब एल्कोहल को लगाने से ये कैसा बिहेव कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप। किसी भी फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। याद रखना, बहुत जरूरी है ये चीज़ समझना, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, क्लियर। जब रिएक्शंस को करेंगे तो वहाँ पे इसके बहुत यूज आने वाले हैं। तो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से लगे कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से लगे कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन, क्योंकि अल्फा कार्बन से लगा हुआ है, और ये भी बीटा कार्बन कहलाएगा क्योंकि अल्फा कार्बन से लगा हुआ है। बीटा कार्बन से लगे हुए कार्बन को बोलते हैं गामा कार्बन, और गामा कार्बन से लगे हुए कार्बन को क्या बोलते हैं, डेल, क्लियर। गामा कार्बन से लगे हुए कार्बन को डेल बोलते हैं। इधर तो कोई आगे नेक्स्ट कार्बन है नहीं, तो इस तरफ है तो यहाँ पे डेल बोलेंगे, ठीक है। इसके आगे भी होता है बट यहीं तक काम चल जाएगा आपका, ओके। तो क्लासिफिकेशन मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कार्बन को अल्फा बीटा गामा डेल में डिवाइड किया गया है, क्लियर। अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, किसी भी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमको पता चल जाएगा, उसमें कितने लोन पेयर हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, ये क्या होगा हमको पता चल जाएगा। उनके बॉन्ड के बीच का एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल, ये भी हमें क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा मतलब, बायोलॉजी में हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा मतलब होता है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, क्लियर। अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्लास 6 की वो जान लो कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 0 पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई। देखो कैसे याद रखोगे, सिंगल बॉन्ड एस फॉर सिंगल, एस फॉर सिग्मा, एक ही बॉन्ड है तो वो सिंगल सिग्मा के साथ चला गया, पाई कुछ भी नहीं, क्लियर। दो हो गए तो एक सिग्मा एक पाई, तीन हो गए तो एक सिग्मा दो पाई, मतलब सिग्मा एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सिंगल, सिग्मा हमेशा सिंगल ही रहेगा, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। लेकिन पाई बॉन्ड जो होगा, जितने भी एक्स्ट्रा बॉन्ड आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड खाली सिंगल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ एक सिग्मा तो एक पाई, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एक सिग्मा और दो पाई, ठीक है। नोट डाउन कर लो इतना। क्लियर। एक और बेसिक चीज समझेंगे, अगर 0 पाई बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। 1 पाई बॉन्ड हो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। 2 पाई बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, क्लियर। अगर 0 पाई बॉन्ड तो sp3, 1 पाई बॉन्ड sp2, 2 पाई बॉन्ड sp। कैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH3, क्लियर। अब इसमें देखेंगे यहां पे इस कार्बन से लगा है डबल बॉन्ड, ठीक। और डबल बॉन्ड में हमने पढ़ रखा है कितने पाई होते हैं, एक पाई। डबल बॉन्ड में कितने पाई, एक पाई, और एक पाई अगर है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन से भी देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर सिंगल है, सिंगल तो सिग्मा हुआ, सिग्मा तो हमें देखना ही नहीं है, हमको क्या देखना है, हमको पाई देखना है। तो इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, कितने पाई, एक पाई, एक पाई sp2, ये भी हो जाएगा sp2। यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड क्या है, एब्सेंट है, पाई बॉन्ड एब्सेंट है मतलब 0 पाई बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इस कार्बन का, sp3। अच्छा, यहाँ पे भी क्या होगा, एब्सेंट है, क्यों, देखो इसको ओपन करके दिखते हैं, डबल बॉन्ड कहीं आया, नहीं आया। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो उसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, वो पाई बॉन्ड नहीं तो 0 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड मतलब sp3। तो सेम एज इट इज यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस भी कार्बन पे होगा। इस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, यहाँ पे sp2 sp3 sp3 sp3। आई होप अब ये समझ में आया होगा 0 पाई बॉन्ड, डबल पाई बॉन्ड क्या होता है, क्लियर। अच्छा,
नोट डाउन कर लिया। अब बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है सर, तो स्ट्रक्चर अभी आप बता रहे थे, स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगर ये sp3 है तो इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, sp2 है तो ट्राइगोनल, sp है तो लीनियर, sp है लीनियर, sp2 ट्राइगोनल, sp3 टेट्राहेड्रल, लीनियर है 180 डिग्री, लीनियर सीधा रेखा सीधा लाइन 180 डिग्री, ट्राइगोनल ट्राइगोनल 360 को तीन पार्ट में बांट दो, कितना आएगा 120 डिग्री, और टेट्राहेड्रल है तो 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। क्लियर? अब हमको बॉन्ड के बीच का एंगल भी पता चल गया कि एंगल कितना होगा। अगर 0 पाई बॉन्ड है तो 109.5 डिग्री का होगा, 1 पाई बॉन्ड है तो 120 डिग्री का होगा, और अगर 2 पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर स्ट्रक्चर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ओके, अब ये बेसिक चीज समझने के बाद में हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब कोई भी कंपाउंड होगा तो दो तरह का हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल कंपाउंड हो। कैसा? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब डोंट हैव एनी चार्ज, ऐसा कंपाउंड जिसपे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, वो कंपाउंड कैसा कंपाउंड कहलाएगा? न्यूट्रल कंपाउंड। जैसे कि मान लें CH4, इस पे कोई चार्ज है नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए फार्मूला हमने पढ़ लिया है सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिंपल। कार्बन मेथेन, ये क्या है? मेथेन है, मेथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, मेथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फार्मूला लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब क्या होगा? सिग्मा की वैल्यू 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड। कितने सिंगल बॉन्ड है? 4 सिंगल बॉन्ड है। 4 सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब कितने सिग्मा हो गए यहाँ पे? अरे बोलिए, 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा हो गए। क्लियर? अब जब 4 सिग्मा हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और लोन पेयर कार्बन पे 0। लोन पेयर कितना होता है? 0, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? 4, और 4 आ गया तो इसका मतलब एक S और 3 P, sp3। sp3 हमने पढ़ रखा है कि sp3 जो होगा उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री। क्लियर? न्यूट्रल कंपाउंड के लिए। ठीक, अब बात करेंगे अगर आयनिक कंपाउंड। भाई कंपाउंड तो न्यूट्रल है, अगर है तो आयनिक भी तो हो सकता है। आयनिक का मतलब आयन के फॉर्म में, और आयन कैसे हो सकते हैं? या तो पॉजिटिवली या तो निगेटिवली। पॉजिटिवली तब होगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, और पॉजिटिवली कब, निगेटिवली कब होगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए देखेंगे, आयनिक कंपाउंड के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लोन पेयर 0, और निगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर 1। ठीक है, ये ध्यान देना, लोन पेयर 0, लोन पेयर 1। लोन पेयर 0 किसके लिए? पॉजिटिवली आयन के लिए, और लोन पेयर 1 किसके लिए? निगेटिवली आयन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, CH2 CH3 माइनस CH3 माइनस, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला लिखेंगे सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा की वैल्यू, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 सिंगल बॉन्ड, सिग्मा कितना हो गया? 3। लोन पेयर कैसा कितना होगा? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लोन पेयर होता है 1। ये क्या आ गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी क्वेश्चन में अगर क्या करें, CH3 पॉजिटिव कर दें, ठीक है, CH3 पॉजिटिव कर दें और हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? ऑलरेडी हमने निकाल रखा है 3। लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के लिए 0, और 0 हो जाएगा तो ये जाएगा sp2। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर ये क्या होता है भाई? ये तो नई चीज आ गई।
अरे कुछ भी नहीं होता है, हमने क्या पढ़ रखा, sp sp2 sp3 परसेंटेज s कैरेक्टर, मतलब किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में उसमें s का कितना पार्ट है, तो s है और p है, दो ही चीज़ हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा 50-50%। कितना हो जाएगा 50-50%, s के लिए 50 और p के लिए भी 50। यहाँ पे s 1 है p 2 है, तो s के लिए कितना हो जाएगा 33.3% और p के लिए कितना हो जाएगा 66.6%। यहाँ पे 4 पार्ट हैं, तो s के लिए कितना हो जाएगा 25% और यहाँ पे 75% किसके लिए हो जाएगा, p के लिए हो जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा, परसेंटेज s कैरेक्टर। और इसका बहुत बड़ा रोल है, कहाँ पे रोल है, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर हम किसी भी कंपाउंड का निकाल ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर निकाल रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा कि वो उतना ही ज़्यादा क्या है, एसिडिक है। जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक भी होगा, और जितना ही ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी होगी, और जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, लेंथ छोटा एनर्जी ज़्यादा, लेंथ बड़ा एनर्जी कम। ओके, मान लेते हैं एक रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, इसको रॉड सपोज करते हैं, इसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, अरे कम एनर्जी लगेगी। जितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उतनी आसानी से इसको तोड़ सकते हैं, और इसको अगर और छोटा करते हैं, बिल्कुल छोटा सा इतना पोर्शन कर दें, अब इसको कहें तोड़ो, तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लगेगी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में इन्वर्सली रिलेशन होता है। क्लियर। आप एक एग्जाम्पल करते हैं, ये मान लिए ए, ये मान लिया हमने बी, ए कार्बन और बी कार्बन। अब हम पूछ रहे हैं इनमें से किस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। क्या करेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर को निकाल लेंगे। परसेंटेज एस कैरेक्टर के निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कार्बन पे कैसी हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन तभी पता होगा जब हमको सिग्मा ऑफ पाई बॉन्ड पता होगा। पाई बॉन्ड यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन पे यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि देखें 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पे पाई एब्सेंट है, और पाई एब्सेंट है तो यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है, और 0 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहीं पे बात करेंगे एक पाई बॉन्ड आएगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा sp2। sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है भाई 25%, और sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3%। परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ पे ज़्यादा है, बी पोर्शन में। परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है, बी पोर्शन में। इसका मतलब एसिडिक कौन होगा, बी। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा होगी, बी की। बॉन्ड एनर्जी बी की, बॉन्ड एंगल बी की, बॉन्ड लेंथ ए की। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।